नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 5 जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसका भाग 2 है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। इस पूरे अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण घुमंतू समुदायों के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान इन घुमंतू समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ हम अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण चरवाहों के बारे में भी जानने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण भाग औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। आप सभी को पता है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में होता है और इसमें ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो लंबे समय तक भारत में अपने पांव जमा कर रखते हैं और लंबे समय तक भारत का शोषण भी करते हैं। ब्रिटिशर्स अपना व्यापारिक मुनाफा चाहते थे। वे खेती योग्य भूमि का विकास करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंजर भूमि को जो है खेती योग्य भूमि बनाने का प्रयास किया। जिस तरह बंजर भूमि खेती योग्य भूमि बनती है उसी तरफ हम देखते हैं कि जो चारागाह है उनका आकार सिकुड़ने लगता है। चारागाह जहां पर ये चरवाहे अपने मवेशियों को चराते थे वो क्षेत्र अब धीरे धीरे घटना शुरू होता है। आइए तो हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या क्या बदलाव आते हैं। देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान आए बदलाव। उनके चारागाह सिमट गए, यानी कि चरवाहों के जो चारागाह है अब उनका आकार कम होने लगा। दूसरा, उनके इधर उधर आने जाने पर भी बंदिशें लगा दी गई। आप सभी को मालूम है कि ये घुमंतू समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को लेकर भटकते रहते थे और जहां चारागाह मिल गए वहीं ये जो है अपना बसेरा कर लेते थे। लेकिन अब इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी। लगान में भी वृद्धि हुई, यानी कि अब टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। हम आगे चलकर देखेंगे कि इनके पशुओं पर भी टैक्स लिया जाने लगा। इसी के साथ में खेती में हिस्सा घटने लगा। इनका जो खेती में हिस्सा है उसे भी कम कर दिया गया क्योंकि खेती योग्य भूमि पर अब सरकार जो है उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ में पेशे और हुनरों पर बुरा असर पड़ा, यानी कि इनका जो टैलेंट है, इनकी जो कला है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान इन घुमंतू समुदायों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जिसमें पहली बात क्या है, हम एकदम क्रमबद्ध रूप से पढ़ने वाले हैं कि इन घुमंतू समुदायों के जीवन पर किस किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ता है। जिसमें पहली बात देखते हैं, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करना चाहती थी। अब देखिए, चारागाह जहां पर चरवाहे अपने मवेशियों को चराते थे, लेकिन अब ये भूमि तब्दील हो रही है खेती योग्य भूमि में। तो फिर ये चरवाहे कहाँ जाएंगे? आइए और जानते हैं। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सकती थी। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स अपना व्यापारिक इजाफा चाहते थे। उन्हें अपने आय में वृद्धि करनी थी और इसके लिए उन्होंने इन चारागाहों पर अधिकार करना, कब्जा करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इन चरवाहों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने लगान में भी वृद्धि की। इन चरवाहों के पशुओं पर भी टैक्स लगने लगा। इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा होता। यानी कि सरकार जो है वे खेती करती, खेती करके जो है उत्पादन में वृद्धि करती और अपना इजाफा करती। इनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी क्योंकि इंग्लैंड में कपास है ना, इन चीजों की आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में इन चीजों का उत्पादन किया जाए। चलिए, लेकिन उत्पादन तो किया जाएगा, लेकिन चरवाहों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देख रहे हैं। बिना खेती की जमीन को अंग्रेज बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। अब देखिए, जो जमीन अंग्रेज बेकार मान रहे हैं उस जमीन पर कुछ लोग अपना पूरा जीवन चला रहे हैं, जैसे कि चरवाहे। ये चरवाहे उस बेकार जमीन पर ही तो अपने मवेशियों को चराते थे और उनकी जो छोटा मोटा आय का स्रोत था वो भी अब इनसे छिन जाएगा। हम देखेंगे कि किस प्रकार ये चरवाहे अपने पेशे को छोड़ देंगे और किस प्रकार अपने पशुओं को बेच देंगे और किस प्रकार ये मजदूर की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य में देश में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे।
प्रतिभूमि विकास, या हम कह सकते हैं कि बंजर भूमि विकास के लिए नियम बनने लगे। अब देखिए, इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। यानी कि गैर खेतीहर जमीन, जहां पर खेती नहीं होती थी, लेकिन ये घुमंतु समुदाय अपने पशुओं को यहां चराते थे, लेकिन सरकार ने इस कानून के तहत इन गैर खेतीहर क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, आइए। कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चारागाहों की थी। अब देखिए, ज्यादातर जो जमीन कब्जे में ली थी सरकार ने, उस पर मवेशी चरा करते थे, यानी कि चारागाह जमीन वो थी। ठीक है, खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे, चारागाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। अब देखिए, इस प्रकार सरकार जो है वो प्रति भूमि का विकास करने के बहाने गैर खेतीहर क्षेत्रों पर क्या कर रही है, कब्जा कर रही है। ठीक है, और इस प्रकार हम देख रहे हैं इन चरवाहों के जीवन पर जो है बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात हम देखते हैं, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे। अब देखिए, वन अधिनियम पारित किए गए। वन अधिनियम के तहत हम देखते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जो है वनों का विभाजन किया गया, है ना, और यहाँ पर जो है आम लोगों का आना जाना जो है बैन कर दिया गया। ऐसे कई जंगल जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी, उन्हें आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। यानी कि इन आरक्षित वनों में अब कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, सरकार का इस पर सीधा अधिकार हो चुका था। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। अब देखिए, वन अधिनियम के तहत भी हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं वन अधिनियम को, जिसके तहत हम देखते हैं कि गांव के लोग जो वनों से कुछ वस्तुएं प्राप्त करते थे जिससे उनका जीवन चलता था, अब उन्हें भी जो है वनों में जाने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ हम देख रहे हैं कई इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए, है ना, यानी कि उनका आना जाना जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन कुछ जो है परंपरागत अधिकार उन्हें सौंप दिए गए। लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बंदिशें लगी रही। अंग्रेजों की राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं। यानी कि अंग्रेज ये मानते थे कि जो छोटी छोटी कोपलें होती है, जिससे फिर बाद में विशाल वृक्ष बनता है, ये जो पशु होते हैं ये इन कोपलों को तोड़ देते हैं या खा जाते हैं, जिससे जो है फिर पेड़ पनप नहीं पाते हैं। देखिए, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। चरवाहों पर कड़ी नजर रखी जाती थी, यानी कि अब चरवाहे स्वतंत्र रूप से अपने पशुओं को नहीं चरा सकते, वे जो हैं उन पर कड़ी नजर रखते थे। यानी कि अंग्रेज जो है वो चरवाहों को अपनी नजर में रखते थे, उन पर बंदिशें लगाते थे। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। अब देखिए, कभी चरवाहे स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, जहां अच्छे घास के मैदान मिले वहीं अपना डेरा रख लेते थे। लेकिन अब जो है जंगलों में जाने से पूर्व उन्हें परमिट लेना पड़ेगा। जंगल में प्रवेश और वापसी की तारीख तय की गई। अब यहाँ पर जो है जंगल में अगर कोई चरवाहा प्रवेश करता है तो उसकी प्रवेश की और वापस कब तक आएगा इसकी पूरी डिटेल लिखी जाती थी। यहाँ तक कि समय सीमा भी तय कर दी गई थी, और अगर कोई चरवाहा इस समय सीमा का उल्लंघन करता था तो जुर्माना भी वसूला जाता था। देखिए, समय सीमा का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा दिया जाता था। उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए परमिटों के अधीन थी। यानी कि अब उनका जो जीवन है, देखिए उनका जीवन चल रहा था मवेशियों को चराकर, मवेशियों से प्राप्त उत्पादों से जो है वो अपना गुजारा करते थे। अब जो है वन विभाग ने परमिट जारी कर दिए, तो सीधी सी बात है उनका जीवन उस परमिट के अधीन हो चुका है। आइए और देखते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा परंपरागत अधिकार। परंपरागत अधिकार क्या होते हैं? परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार। ठीक है, इन्हीं को जो है परंपरागत अधिकार कहते हैं। अब हम जानते हैं तीसरी बात, अंग्रेज अफसरों द्वारा घुमंतुओं को अपराधी माना जाने लगा। अब देखिए, इन्हें जो है अपराधी माना जाने लगा। इसी के साथ में उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस पर सदा नजर रखती थी, है ना।
जो ग्राम्य पुलिस जो है वो इन पर क्या करती थी, सदा नजर रखा करती थी। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि चरवाहों का जीवन जो है वो बड़ा ही बंदिशों में चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि अब इन्हें जो है एक पास लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था वनों में जाने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक अधिनियम देखेंगे, अपराधी जनजाति अधिनियम 1871। अपराधी जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में ये पारित हुआ था। दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत ये जो चरवाहे हैं इन्हें भी जो है अपराधी कैटेगरी में रख दिया गया, कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया, यानी कि इनको तो जो है जन्मजात ही अपराधी घोषित कर दिया गया। अब बताओ बिना अपराध के किसी को अपराधी घोषित कर देना कितना अजीब एक्ट है। उन्हें अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया। आगे हम देखते हैं, अब ये जो एक्ट है इस एक्ट से भी जो है इन चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। चौथी बात, अंग्रेजों ने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों पर लगान वसूला, यानी कि जो भी खरीद फरोख्त की चीजें थी, नमक है, पानी है, जमीन है, इन सब पर जो है अब क्या लगाने लगे, वे लगान लगाने लगे। अंग्रेजों ने मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया, यानी कि अब अगर आपके पशुओं को चराना है तो टैक्स देना पड़ेगा, चरवाही टैक्स। उसके बिना जो है आप पशुओं को नहीं चरा पाओगे। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था, ठीक है। और ये ठेकेदार जो है ये अपना मुनाफा चाहते थे और मनमाने तरीके से जो है टैक्स वसूलते थे। और फिर एक समय पश्चात सरकार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ही जो है टैक्स वसूलना शुरू कर देती है। 1880 के दशक तक सरकारों ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। अब ये देखिए यहां पर प्रति पशु भी टैक्स लग रहा है। चरवाहों के ऊपर वैसे तो टैक्स लग ही रहा है कि अगर अपने पशुओं को चराओगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन प्रति पशु के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया, इसलिए अब वो ज्यादा पशु नहीं रख सकते। पहले देखिए आप देख रहे हैं कि कितनी सारी भेड़ जो है उनका झुंड, रेवड़ पूरा रखते थे वो, लेकिन अब प्रति पशु पर टैक्स लग रहा है। तो फिर वो जो झुंड है वो भी अब फिर कम हो जाएगा, है ना। अपने पशुओं को बेच देंगे, ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, क्यों ही रखेंगे फिर वो, है ना। तो हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। पहले टैक्स अदा करो फिर चारागाहों में आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। अब ऐसी कंडीशन में जिन लोगों के पास में टैक्स चुकाने जितने पैसे नहीं होते थे उनके पशु जो है वो भी मर जाते थे भूख से, पशु बीमार हो जाते थे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग अपने पशुओं को बेच भी देते थे और स्वयं मजदूर बन जाते थे, कर्जा लेकर अपना जीवन चलाते थे। आइए देखते हैं, देखिए इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। तो देखिए चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है वो तो अपना मुनाफा चाहती थी, है ना, नकदी फसलें उगाना चाहती थी और व्यापार में मुनाफा चाहती थी। चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे, यानी कि पहले जो स्वतंत्रता थी अब वैसे ये अब नहीं चरा सकते थे। बचे खुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। अब आप खुद सोचिए कि एक बड़े क्षेत्र पर तो पाबंदी लगा दी गई है कि यहाँ जो है पशुओं को नहीं चराया जाएगा। अब थोड़े बहुत बचे कुछ क्षेत्र है जहां पर पशु चरा सकते थे, तो सारे मवेशी फिर वहीं जाएंगे ना, वहीं जाएंगे। आप ऐसे सोच के देखिए कि आपकी गली में 10 दुकानें हैं जहां पर सामान मिलता है ना। और अब 10 दुकानों में से 9 दुकानें बंद कर दी जाए और एक ही दुकान खुली रखी जाए, तो जो लोग जो 10 दुकानों में जाते हैं वो सारे एक ही दुकान पर आएंगे, तो भीड़ हो जाएगी ना। बस वैसे ही कुछ बचे कुछ चारागाह थे अब सारे वहीं पर आ रहे हैं, तो वहां पर भी फिर पशुओं की भीड़ होने लगी। नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने
लगा, है ना। अब देखिए, इससे फिर हम देख रहे हैं कि चारा भी कम पड़ जाएगा, सभी पशुओं को पर्याप्त चारा भी नहीं मिलेगा, है ना। फिर वो बीमार होंगे, कमजोर होंगे, मर जाएंगे। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। अब अकाल की स्थिति में वैसे अनाज नहीं होता और ऐसे इन पर वैसे बंदिशें लगा रखी है, तो इनका तो मरना निश्चित ही है फिर, है ना। चलिए आगे हम देख रहे हैं, ये देखिए भारत में चरवाहा समुदाय। यहाँ पर आपको कुछ समुदाय दिख रहे हैं, जैसे हमने बात की थी रायका, ये राजस्थान के हैं। इसी के साथ में हमने और जाना था, जैसे कि बंजारे, यहाँ पर आप देख रहे हैं बंजारे, यहाँ पर आप देख रहे हैं रायका। बंजारे जो है वो यहाँ पर आपको राजस्थान में दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी है ना। साथ में यहाँ पर आप बंजारे देख रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े बहुत पंजाब में भी होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में धंगर, ये महाराष्ट्र के मुख्य घुमंतु समुदाय है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कूरमा, पूर्वा, गोला, ठीक है। इसी के साथ में हम यहाँ पर गद्दी समुदाय देख रहे हैं, हम जम्मू और कश्मीर का गुजर बकरवाल समुदाय देख रहे हैं, फिर भोटिया और ये गुजर समुदाय देख रहे हैं, है ना। ये सारे जो हैं भारत में चरवाहा समुदाय है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे समुदाय हैं, लेकिन हमारे अध्याय में जिन जिन समुदायों का जिक्र हुआ है यहाँ पर उन्हें ही दर्शाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। यानी कि अब औपनिवेशिक शासन के दौरान हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, तरह तरह के कानून नियम बन चुके हैं। अब ये चरवाहे इनका सामना कैसे करेंगे, आइए। तो देखिए, इनका सामना करने के लिए उनके पास में ज्यादा विकल्प नहीं थे। वो अपने पशुओं को बेच देंगे, कुछ कर्जा लेकर जो है ब्याज भरेंगे और कर्जा ले लेंगे और अपना जीवन चलाएंगे, कुछ मजदूर बन जाएंगे, है ना। बस यही वो कर सकते थे। देखिए, कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, क्योंकि प्रति पशु टैक्स लगना शुरू हो गया था, इसलिए जानवरों की संख्या कम कर दी गई। कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे, है ना। अब वो सिंधु नदी के पास में अपने जानवरों को चरा भी नहीं सकते थे। इसी के साथ में अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, यानी कि अब जगह बदल चुकी है उनकी। कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे और कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, कुछ व्यापार करने लगे। कुछ सूदखोर जो ब्याज पे पैसे देते हैं, कुछ सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों ने मवेशी भी हाथ से जाते रहे, यानी कि बहुत से जो घुमंतु समुदाय है, चरवाहे हैं, उनके मवेशी उनके हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इससे के पश्चात, औपनिवेशिक शासन के पश्चात जो बदलाव है उसके तहत हम देखते हैं कि कुछ तो क्या करेंगे, अपनी जगह बदल लेंगे, कुछ क्या करेंगे, खेती करने लग जाएंगे, कुछ क्या करेंगे, अपने पशुओं की संख्या कम कर देंगे, कुछ पशुओं को बेच देंगे, कुछ कर्जा ले लेंगे, अपना जीवन चलाएंगे, है ना, कुछ मजदूर बन जाएंगे। इस प्रकार से जो है वे सामना करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 का एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत ये जो चरवाहे हैं इन्हें जो है अपराधी घोषित कर दिया जाता है, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इसी के साथ में हम औपनिवेशिक बदलावों का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव, तो हम देख रहे हैं कि पहले जैसी स्वतंत्रता इन्हें नहीं मिलती है। चारागाह जो है वे सिकुड़ने लगते हैं, सिमटने लगते हैं। इसी के साथ में इन पर बंदिशें लगा दी जाती है, इन पर टैक्स लगा दिया जाता है। बहुत सारी जो हम कह रहे हैं कि परमिट इनके लिए जारी कर दिया जाता है, पास जारी कर दिया जाता है, बहुत सारी इन पर बंदिशें लग जाती है। आइए हम मूल्यांकन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए, पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? 1861, 1871, 1881 या 1891? तो याद रखना 1871, 1871। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम कब बनाए गए? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के मध्य में या 19वीं शताब्दी के अंत में? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए गए। तीसरा प्रश्न क्या है, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार कहलाते हैं परंपरागत अधिकार, वंशानुगत अधिकार, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ये जो अधिकार है परंपरागत अधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आइए। नेक्स्ट है, देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया।
तो ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है। आइए देखते हैं। 1947 ईस्वी के बाद डैश 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 नदी के किनारे जानवरों को चराने पर रोक लगा दी गई। तो यहां पर आएगा सिंधु नदी। हमने देखा कि जो रायका समुदाय के लोग हैं वे अब सिंधु नदी के किनारे अपने पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, फिर वे हरियाणा वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।